बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्लीप फिजियोलॉजी। तो फिर आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्लीप की टाइप्स क्या होती है, व्हाट आर स्टेजेस ऑफ स्लीप, ब्रेन वेव्स कौन सी होती है और हर स्टेज के साथ कौन से क्लिनिकल डिसऑर्डर है। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारा स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल होता है, सर्काडियन रिदम कैसे कंट्रोल किया जाता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसका क्या डिफरेंस होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो स्लीप होती है, नींद जिसको बोलते हैं, वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होती बल्कि एक साइक्लिकल फॉर्म होती है। जो स्लीप होती है वो तकरीबन 4 से 6 साइकिल्स में होती है, 4 से 6 साइकिल में। तो ये पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और जो एक साइकिल है वो तकरीबन 1.5 घंटे का होता है, 90 मिनट्स का होता है। अब स्लीप की दो मेन स्टेजेस होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को स्लो वेव स्लीप कहते हैं और दूसरा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। क्लियर। जैसे जैसे रात गुजरती रहती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि जब आप जागने वाले होते हैं तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का ड्यूरेशन पीक पे चला जाता होता है। तो ये बात रट्टा मार लेनी है। क्लियर। तो स्लीप दो टाइप्स की है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जैसे जैसे रात गुजरती रहती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बढ़ती रहती है। डैट मीन्स कि सुबह आने तक आप अच्छा खासा टाइम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में गुजार रहे होते हैं। डैट इज़ वाई सुबह के वक्त जो आपको ख्वाब आते हैं वो आपको याद रहते हैं, क्योंकि वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो स्लीप वेक साइकिल है इसको कौन कंट्रोल करता है। आंसर इज हाइपोथैलेमस। अब जो स्लीप वेक साइकिल होता है वो कंट्रोल होता है सिरकाडियन रिदम की फॉर्म में। हाइपोथैलेमस का एक न्यूक्लियस होता है, उसको सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। जब रात होती है तो रोशनी कम होती है, तो सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस की एक्टिविटी कम होती है। जब सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस की एक्टिविटी कम होती है तो फिर नोरेपिनेफ्रिन की रिलीज बढ़ जाती है फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। अब जो नोरेपिनेफ्रिन आया था वो क्या करवाएगा, वो पाइनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाएगा जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करेगा, और जो मेलाटोनिन है वो आपको सुला देगा। क्लियर। दैट इज वाई डार्कनेस के टाइम पर सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हो जाता है, नोरेपिनेफ्रिन और मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाता होता है। क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेना। इसके बाद हम अच्छा यहाँ पे डिफरेंट वेव्स भी बताई हुई है कि जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कराते हैं, उसमें बीटा वेव जब आपकी आंखें खुली होती है या आप सोच रहे होते हैं तो बीटा वेव आती है, जब आपकी आंखें बंद होती है तो अल्फा वेव आती है। स्लो वेव स्लीप में थीटा वेव आती है, स्लीप स्पिंडल आते हैं, डेल्टा वेव आती है, और बीटा वेव आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आती है। अभी हम इन सब को डिस्कस करते होते हैं। क्लियर। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें कि अगर आप बिल्कुल जाग रहे हैं, वेक है, वेकफुल हो, लेकिन आपकी आंखें बंद है, अगर आंखें बंद है और आप जागे हुए हो तो अल्फा वेव आती है। आंखें खुल गई है, ये आप सोच रहे हो, डीप थिंकिंग कर रहे हो या अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर बीटा वेव आती होती है। यही बीटा वेव आपको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में देखने को मिलती है। इसके बाद नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसको स्लो वेव स्लीप कहते हैं, उसकी 3 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 में थीटा वेव आती है, स्टेज 2 में स्लीप स्पिंडल्स आते हैं या के कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और स्टेज 3 में डेल्टा वेव आती है जो सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट वेव्स होती है। तो लेट्स डिस्कस, सारा डिस्कस करते होते हैं। यहाँ ऊपर जो मिमोनिक्स दिया हुआ था ना, बैट्स ड्रिंक ब्लड, पता नहीं क्या फजूल सा मिमोनिक, हम इसका अच्छा थ्योरी रट्टा मार लेते हैं। तो अगर आप अवेक स्टेट में हो, सबसे पहली स्टेट है अवेक स्टेट में हो, तो अवेक स्टेट में अलर्ट हो और एक्टिव मेंटल कंसंट्रेशन है, एक्टिव मेंटल कंसंट्रेशन है। तो फिर इसमें क्या होगा, अगर आपकी आंखें खुली हुई है और अलर्ट हो तो आपको कौन सी वेव्स मिलेगी, बीटा वेव्स मिलेगी, बीटा वेव्स मिलेगी। आंखें खुली हुई है, सोच रहे हो, अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो, तो बीटा वेव्स। बीटा वेव की निशानी ये है कि बीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। कैसे याद करना है, बी एफ से रट्टा मार लो, बॉयफ्रेंड से, बी एफ से, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड सबसे कम होता है।
क्लियर, ये ऑपोजिट है डेल्टा वेव से। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है लेकिन एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आपने आंखें बंद की है, रेस्ट करने लग गए हो, तो कौन सी वेव आएगी? अल्फा वेव्स देखने को मिलेगी। तो ये एमसीक्यू पॉइंट रट्टा मार लेना। अब है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसको स्लो वेव स्लीप कहते हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। जो कहाँ से प्रोड्यूस होता था? सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता था न्यूक्लियस रैफे मैग्नस से। रैफे मैग्नस से, क्लियर। अब जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, उसकी आगे 3 स्टेजेस होती है। जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में लाइट स्लीप होती है, थीटा वेव आती है। स्टेज 2 में स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्टेज 2 के अंदर टीथ ग्राइंडिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रुक्सिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्रुक्सिज्म बोलते हैं, दांत का कड़कड़ाना। क्लियर, तो उम्मीद है कि रट्टा लग गया होगा। तो स्टेज 1 में थीटा वेव्स आ जाती है। जो स्टेज 1 है ना, उससे उठाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। डेट इज़ वाई कि अगर आपके घर में कोई बंदा सोया हुआ हो और वो शोर से उसकी आंखें खुल जाए, तो वो यही कहता है कि अभी अभी आंख लगी थी, मतलब वो अभी स्टेज 1 के अंदर था, थीटा वेव्स के अंदर था। क्लियर, तो ये बात रट्टा मार लेना। जो स्टेज 2 है, सबसे ज़्यादा लंबी यही स्टेज होती है। क्लियर, ये डीपर स्लीप भी कहते होते हैं। सबसे ज्यादा नींद का टाइम हम इसी स्टेज में गुजारते हैं, मतलब आधी से ज्यादा रात हम इसी स्टेज में गुजारते होते हैं। इसके अंदर स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्सेस आते होते हैं और इसमें टीथ ग्राइंडिंग भी करोगे। लास्ट है स्टेज 3, जो कि सबसे डीपेस्ट या गहरी नींद होती है, जिसको स्लो वेव स्लीप भी कहते होते हैं। इसके अंदर डेल्टा वेव्स आती होती है, और मैंने कहा था कि जो डेल्टा वेव्स होती है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है किसके? बीटा वेव्स के उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी लेकिन एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज के स्टेज 3 के अंदर बेड वेटिंग यानी बिस्तर गीला करना, स्लीप वॉकिंग और नाइट टेरर्स। नाइट टेरर्स ऐसे ख्वाब होते हैं खौफनाक जो आपको याद नहीं रहते होते, जबकि नाइट मेयर्स आपको याद रह जाते हैं। तो जो नाइट टेरर्स आना, स्लीप वॉकिंग, बेड वेटिंग, ये स्टेज 3 में होते हैं। इसका मिमोनिक है वी एंड फ्ली। वी एंड फ्ली, नाइस, उड़ जाना। आगे चलते होते हैं तो बेड वेटिंग है। वी का मतलब बेड वेटिंग है और फ्ली का मतलब स्लीप वॉकिंग है। तो वी फ्ली इन 3, तो ये मिमोनिक है। लास्ट है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब ये पैराडॉक्सिकल स्टेट है कि आपका ब्रेन तो एक्टिव है लेकिन आपकी बॉडी पैरालाइज्ड है। ब्रेन एक्टिव है, बॉडी पैरालाइज्ड है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो मसल टोन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक्सेप्शन इज डायाफ्राम। अगर आप डायाफ्राम भी रोक दो तो सांस कैसे लोगे? और दूसरा मसल है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स मूव करते हैं, आईज मूव करती है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब इसमें ब्रेन एक्टिव है, तो जो ब्रेन एक्टिव है तो वो ऑक्सीजन को खाएगा, लेकिन जो आपके पल्स और ब्लड प्रेशर वो वेरिएबल होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब आपका ब्रेन एक्टिव है, तो अगर आप इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कराओगे ना, तो आपको बिल्कुल बीटा वेव्स नजर आएगी। जिस तरह आपका ब्रेन एक्टिव था वैसे ही नजर आती होती है। क्लियर, तो ये इस तरीके से आता होता है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि, और इसके अंदर जो ख्वाब आते हैं ना, वो नाइट मेयर्स होते हैं। नाइट मेयर्स को याद रखना आसान होता है एज कंपेयर टू नाइट टेरर्स। इसके अलावा इसी स्टेज के अंदर आपको पिनाइल और क्लाइटोरस की टोमिसेंस या इरेक्शन भी देखने को मिलती होती है। तो उम्मीद है कि रट्टा लग गया होगा। अब आपको ये मिमोनिक समझ आ गया होगा जो ऊपर नहीं समझ आ रहा था, कि एट नाइट्स बैट्स ड्रिंक ब्लड। बैट्स ड्रिंक ब्लड, रात के वक्त जो बैट्स होते हैं वो खून पीते हैं। मतलब सबसे पहले आपकी बीटा वेव आती है, आप सोच रहे थे, फिर आपने आंखें बंद की, अल्फा वेव, फिर स्लो वेव स्लीप में गए, स्टेज 1 में गए, थीटा वेव, फिर उसके बाद स्टेज 2 में गए तो स्पिंडल कॉम्प्लेक्स आ गए, फिर स्टेज 3 में गए तो डेल्टा वेव आ गई, फिर दोबारा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में गए तो बीटा वेव्स आ गई। तो उम्मीद है कि ये निमोनिक समझ आ गया होगा। अब ये सारी वेव्स बताई हुई है, अवेक आ गया, स्टेज 1 2 3 और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। क्लियर, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट्स। क्लियर, के क्या हो कि जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है उसमें मसल्स की पैरालिसिस होती है। अगर वो मसल की पैरालिसिस ही लॉस्ट हो जाए
तो उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। दोबारा बता दूं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर ब्रेन एक्टिव था लेकिन बॉडी के मसल्स रिलैक्स थे, बॉडी के मसल्स की पैरालिसिस थी। अगर ये पैरालिसिस खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाएगा। मतलब जो मसल टोन चली जाती थी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, अगर वो नहीं गई तो फिर क्या होगा, आपके जो ड्रीम्स होंगे वो आपके वायलेंट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब आप ख्वाब में अगर आप लड़ रहे हो ना, तो रियल लाइफ में भी आप किसी को मुक्का शुक्का मार रहे होगे। मतलब इतना ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट करोगे कि अगर आप किसी के साथ सोते हो और वो बंदा कहे कि भाई तू रात में मुझे मुक्के लाते मार रहा था, तो उसका क्या मतलब है कि उसका रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर बॉडी पैरालिसिस खत्म हो गया है, बहुत हाइपर एक्टिव हो गया है। कुछ लोग नींद के वक्त गालियां देना शुरू कर देते हैं या तारीफें शुरू कर देते हैं। मतलब ख्वाब में वो गालियां दे रहे थे लेकिन रियल लाइफ में भी देना शुरू कर दिया। तो ये भी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में होता है। क्लियर? कि नॉर्मली ऐसी हिस्ट्री होती है कि बीवी कहती है कि मेरे हस्बैंड जब सोते हैं तो मुझे गालियां देना शुरू कर देते हैं या मुझे कूटना शुरू कर देते हैं। दिस इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और ये क्यों होता है? क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में मसल्स पैरालिसिस होती है, वो खत्म हो जाती है। क्लियर? तो अब ये कौन सी कंडीशंस में होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर? तो ये रट्टा मार लेना, ये लुई बॉडी डिमेंशिया में होता है और दूसरा पार्किंसन डिजीज में होता है। लुई बॉडी डिमेंशिया में विजुअल हैलोसिनेशन भी देखने को मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक ओल्डर पेशेंट है या कोई पेशेंट है नींद के टाइम पे मुक्का शुक्का मार रहा है, तो उसमें पार्किंसन या लुई बॉडी डिमेंशिया हो जाएगा। लास्ट चीज है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप आर्किटेक्चर, के कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्लीप आर्किटेक्चर बनावट को खराब कर देते हैं। सबसे पहला है अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट। इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज है? ये तीनों सीएनएस डिप्रेसेंट है, तीनों सीएनएस डिप्रेसेंट है। जब ये सीएनएस को डिप्रेस करेंगे तो ये हमारी जो स्लीप है उसकी डीपेस्ट स्टेजेस को सप्रेस कर देंगे। अब डीपेस्ट स्टेज कौन सी थी? डीपेस्ट N3 थी, जिसको स्लो वेव स्लीप कहते होते हैं। और इसके अलावा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को भी डिक्रीज कर देंगे। तो ये तीनों ड्रग्स क्या करेगी? सीएनएस डिप्रेसेंट, स्लो वेव स्लीप को और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को, तीनों को कम कर देगी। अब इसका क्लिनिकल कोरिलेट ये है, चूंकि ये N3 को सप्रेस कर रही है, तो जो बेंजोडाइजेपिन है वो स्लीप वॉकिंग और नाइट टेरर्स उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने बताया था कि नींद के वक्त चलना, नींद में बिस्तर गीला कर देना या डरावने ख्वाब आना, वो स्टेज 3 में होते हैं। वो स्टेज 3 को बेंजोडाइजेपिन इनहिबिट करती है। तो ये क्लिनिकल कोरिलेट हो गया है। अगला क्लिनिकल कोरिलेट है एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो स्लीप है वो सुपरफिशियल होना शुरू हो जाती है। मतलब जो स्लीप है वो लेस डीप होना शुरू हो जाती है। लेस डीप होने का मतलब है वंस अगेन जो स्लो वेव स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही गहरी नींद होती है। तो आपकी गहरी नींद कम होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी। क्लियर? दूसरा, आपका जो स्लीप ऑनसेट लेटेंसी है वो बढ़ जाएगा। स्लीप ऑनसेट लेटेंसी का मतलब है कि अगर आप बिस्तर पे लेटते हैं तो कितना टाइम लगता है नींद आने में, उसको बोलते हैं स्लीप लेटेंसी। मतलब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नींद आने में, नींद आसानी से नहीं आएगी। और अगर आ भी गई आसानी से तो आप अर्ली मॉर्निंग में उठ जाओगे। तो ये था बूढ़े लोगों में कि स्लीप कम गहरी होती है, स्लीप की लेटेंसी बढ़ जाती है और अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो डिप्रेशन वाले पेशेंट है, डिप्रेशन में खास तौर पर आता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट में जो स्लो वेव स्लीप है वो कम हो जाती है, लेकिन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ये बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, इसको रट्टा मार लेना। क्लियर? और इसमें स्लीप लेटेंसी कम हो जाती है। स्लीप लेटेंसी कम होने का मतलब है कि डिप्रेशन वाले पेशेंट सोते रहते हैं। क्लियर?